तो मूवी की शुरुआत में हमको एक सरीना नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बॉस के लिए एक खास चीज लेकर जा रही थी। खैर अगले सीन में हम एक काफी बड़े से मैंशन को देख पाते हैं जिसके अंदर एक पार्टी हो रही थी जहाँ पर जोई नाम का एक लड़का आता है जिसे सरीना ने ही बुलाया था और वो उसको एक रूम के अंदर भेज देती है और इसी मैंशन का मालिक सरीना का बॉस है। अब जोई उस रूम के अंदर जाता है जो कि काफी बड़ा था और यहाँ पर काफी सारी अकल्ट से रिलेटेड चीजें रखी हुई थी और सामने एक मैकेनिकल बॉक्स भी रखा हुआ था जिसका हेलरेजर मूवीज के अंदर काफी खास रेफरेंस है जिसको एक मैकेनिकल पजल बॉक्स कहा जाता है। लेकिन ये मूवी एक रिबूट है तो इसकी कहानी और इसके एलिमेंट्स को हम वैसे ही देखेंगे। खैर अब वो उस बॉक्स को उठाता है और अब वहाँ पर आता है रोलैंड वाइट जो कि इस मेंशन का ओनर है। अब इस पजल बॉक्स की शक्तियों के बारे में और ये क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आप यही समझ लो कि ये एक पजल बॉक्स है जिसको सॉल्व करना होता है। खैर अब वाइट यहाँ पर जोई से ये बोलता है कि अगर वो चाहे तो इस पजल बॉक्स को देख सकता है क्योंकि ये बॉक्स काफी यूनिक था तो वो उसको देखने लगता है। वो वाइट से ये पूछता है कि क्या इसको सॉल्व करने पर पैसे मिलेंगे, जिस पर वाइट ये कहता है कि प्राइस तो उसको मिलेगा ही। अब जोई उस बॉक्स को सॉल्व करने लगता है और वो उसको सॉल्व कर भी लेता है और ऐसा करते ही उसके अंदर से एक ब्लेड निकलता है और उसके हाथ में घुस जाता है और उस पर कट लग जाता है। वाइट ये देखकर काफी खुश हो रहा था, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और अब तभी जोई को चक्कर आने लगते हैं और अब किसी दूसरे ही रन से चेंज आकर उसको जकड़ लेती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और अब हम देखते हैं कि उसके खून को ये बॉक्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिसके बाद में वो अपना शेप चेंज कर लेता है और एक नए फॉर्म के अंदर आ जाता है जिसे सामने रखकर वॉइड पहले तो ये बोलता है कि द ग्रेट लिवाइथन से वो माफी चाहता है। अब लिवाइथन मतलब होता है एक सी सर्पेंट जो कि बाइबल के अंदर मेंशन है जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल एंटिटी होती है। वो ऊपर देखकर प्रेयर करता है और बोलता है कि उसे अपने दर्शन दीजिए और उसे वरदान दीजिए जिसके बाद में आसमान से कोई चीज नीचे आने लगती है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 6 साल आगे जाती है और हम देखते हैं रायली को जो कि एक ड्रग एडिक्ट लड़की होती है जो कि फिलहाल अपने भाई मैट के बॉयफ्रेंड कॉलिन और फ्रेंड नोरा के साथ में रहती है और मैट यहाँ पर उसे नशे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही उसको रायली का बॉयफ्रेंड ट्रेवर भी पसंद नहीं है क्योंकि वो भी उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता है और वो रायली से ये बोलता है कि वो उससे दूर रहे लेकिन ऐसा नहीं होता। और अगले ही सीन में रायली ट्रेवर के साथ ही होती है और वो बोलती है कि उसे कोई जॉब या फिर पैसे की जरूरत है, जिस पर ट्रेवर ये बोलता है कि उसकी नजर में एक बिल्डिंग है जहाँ पर एक शिपमेंट है जिसके अंदर किसी बिलियनर का बहुत महंगा आइटम रखा हुआ है जिसको वो लोग चुरा सकते हैं, जिस पर वो मान जाती है, यानी कि वो सारे को कर्म करने के लिए रेडी थी। कर अगले सीन में वो लोग उसी शिपमेंट कंटेनर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको एक सेफ मिलती है जिसको रायली तोड़ती है और उसके अंदर एक और बॉक्स था जिसे वो ओपन करके देखती है तो उसमें वही सेम पजल बॉक्स रखा हुआ था जो कि 6 साल पहले जोई ने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर ये कैसे आया और आखिर वॉइड के साथ में क्या हुआ ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये बॉक्स देखकर ट्रेवर ये बोलता है कि ये तो उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन रायली ये कहती है कि ये बॉक्स कुछ खास लग रहा है और वो उसको अपने पास रखेगी। अब रात को वो घर जाती है तो मैट उससे पूछता है कि वो इतनी रात तक कहाँ पर थी और क्या उसने ड्रिंक कर रखी है, जिस पर वो मना करती है लेकिन बातों ही बातों में उनकी बहस हो जाती है और यहाँ पर उसने ड्रिंक कर रखी थी। अब गुस्से में आकर मैट उसको घर छोड़ने के लिए बोल देता है क्योंकि वो सुधरने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मैट ने ये चीज अपने दिल से नहीं कही थी। लेकिन रायली इसको माइंड कर लेती है और गुस्से से वो बाहर चली जाती है। वो अपना सामान भी ले लेती है और अपने कार में सामान रख कर वो ड्रग पिल्स को लेकर उस पजल बॉक्स को देखने लगती है। यहाँ पर उसने पहले अपने ड्रग पिल्स को नीचे गिरा दिया था लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि उसे तो उनकी जरूरत है, वो उसको उठाकर खा लेती है। अब वो इस पजल बॉक्स को देखने लगती है और समझ जाती है कि इसे सॉल्व करना है और वो उसको सॉल्व करने लगती है जिसके बाद में वो सॉल्व हो जाता है और अपने अगले स्टेप पर चला जाता है। उसके अंदर से एक ब्लेड निकलता है लेकिन लकीली रायली को ब्लेड नहीं लगता। अब वो यहाँ पर नशे में थी तो वो बेहोश होने लगती है और अब उसे अपने आसपास कुछ अजीब से लोग देखने लगते हैं और यहाँ इन अजीब से लोगों के बारे में हम जानते हैं कि इनको ज़ेनोबाइट्स कहा जाता है और ये होते ह्यूमंस ही हैं जिनकी बॉडी को म्यूटेट और ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और ये एक अलग ही डायमेंशन या फिर एक हेलिश रेल्म के अंदर रहते हैं जो कि लूसीफर को सर्व करते हैं और इनका सिर्फ एक ही काम होता है ह्यूमंस को टॉर्चर करना। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, ये जो ज़ेनोबाइट्स होते हैं वो रायली को देख रहे थे और उनकी लीडर हेल प्रीस्ट होती है जिसको ओरिजिनल मूवी के अंदर पेनहर कहा गया है जो कि एक मेल था, लेकिन यहाँ पर हेल प्रीस्ट एक फीमेल है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर नोवेला से इंस्पिरेशन ली गई है, तो जो ओरिजिनल नोवेला है उसके अंदर यहाँ पर हेल प्रीस्ट का कोई भी जेंडर नहीं है, ना ही वो फीमेल है और ना ही मेल है, तो यहाँ पर वो कुछ भी रखा जा सकता है और यहाँ पर यह डायरेक्टर की मर्जी है जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हेल प्रीस्ट या फिर फीमेल पेनहर उससे ये बोलती है कि उसे उनके पास आना होगा और अगर वो नहीं आ सकती तो उसे किसी और को ये कर्ज देना होगा, यानी कि किसी और को स्टैप करना होगा इस पजल बॉक्स से।
तभी राइली की चेस्ट पर एक घाव बनने लगता है और वहां पर होल होकर उसमें से कुछ चेन्स निकलती हैं जो कि घर पर सो रहे मैट की बॉडी में छेद कर देती हैं और उसको पकड़ लेती हैं। और यही चेन्स हमने मूवी की शुरुआत में जोई के पास भी देखी थी। लेकिन यहाँ पर ये मैट का सपना निकलता है और वो तुरंत ही उठ जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि ये कोई सपना नहीं था। अब मैट राइली के लिए परेशान होता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और पार्क में उसे बेहोश राइली मिल जाती है जिसको वो उठाता है और उसके हाथ से वो पजल बॉक्स को लेकर दूर फेंकता है जिससे उसके हाथ पर भी एक कट लग जाता है और तभी वो बॉक्स फिर से शेप बदलने लगता है। अब राइली नशे में थी तो मैट उसे पास की बिल्डिंग के पास में बैठा देता है और वॉशरूम चला जाता है। वो अपने हाथ के ब्लड को साफ कर ही रहा था लेकिन अब उसे भी चक्कर आने लगते हैं और अजीब से विजन्स भी आते हैं और अब वॉशरूम की दीवार पे हटकर एक रास्ता बनता है, यानी कि दूसरा डायमेंशन यहाँ पर बन गया था और सेनोबाइट यहाँ पर आ चुके थे। बाहर अब राइली देखती है कि उस पजल बॉक्स ने मैट के ब्लड को एब्सॉर्ब कर लिया है और वो अपने आप ही अपना शेप बदल रहा था जैसे मैंने आपको बताया था। जिसके साथ ही बाथरूम के अंदर से मैट के चिल्लाने की आवाज आती है और चेन्स की आवाज आती है और हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि वो चेन से कहीं खींच लिया गया है और ऐसे ही कुछ जोई के साथ में भी हुआ था। अगले सीन में पुलिस वहाँ पर आती है और राइली से थोड़े बहुत सवाल जवाब करके उसको घर भेज देती है। घर पर कॉलिन और नोरा काफी परेशान थे और उससे पूछते हैं कि आखिर मैट के साथ में हुआ क्या है, वो कहाँ पर गया। इस पर वो कहती है कि वो वॉशरूम से बाहर आया ही नहीं बल्कि वहीं पर कहीं गायब हो गया और ये बात उन दोनों को काफी अजीब लगती है। साथ ही साथ पुलिस को भी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला था जिससे मैट के बारे में कुछ पता लग पाए। अब ऑब्वियस ही बात है दूसरे डायमेंशन के बींग्स यहाँ पर आकर उसको ले गए हैं अपनी दुनिया में, तो कैसे कोई सबूत मिलेगा। वो अब काफी परेशान हो जाती है और वो ड्राइवर के पास में जाती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं लेकिन तभी उसे बार बार सेनोबाइट्स दिखाई दे रहे थे जिनसे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ड्राइवर उससे बोलता है कि उसने कोई नया ड्रग लिया होगा जिससे वो हेलुसिनेट कर रही है लेकिन वो बोलती है कि ये रेगुलर ड्रग था और उससे कुछ भी नहीं होता उसे। ड्राइवर उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि इसका शेप अपने आप ही चेंज हो गया है और ड्राइवर इसको देखे कि ये क्या है, ये कैसे चेंज हुआ। इस पर वो साफ मना कर देता है कि वो इसका रिस्क नहीं लेगा, पता नहीं ये चीज क्या है। इस पर राइली बोलती है कि वो उस पर यकीन तो करता है ना। इस पर वो अभी करता है और वो आगे पूछती है कि उसे शिपमेंट के बारे में क्या पता है, एस चोरी का आइडिया उसका खुद का था लेकिन वो ये बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो उससे कहती है कि उस शिपमेंट या फिर बिल्डिंग पर किसी का तो नाम होगा जिससे ये पता चल सकता है कि ये बॉक्स किसको बिलोंग करता है क्योंकि उसको अपने भाई को ढूंढना था। और अगले सीन में वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सरीना रह रही थी एज वो शिपमेंट उसका ही था। वो लोग उससे बात करते हैं कि उसका एक शिपमेंट पड़ा हुआ है। इस पर वो कहती है कि वो शिपमेंट नहीं था बल्कि वहाँ पर किसी चीज को सेफली लॉक करके रखा गया था और वो चीज रोलन वॉइट की है जो कि एक मॉन्स्ट्रस आदमी था और 6 साल पहले वो मारा जा चुका है जिसके लिए वो काम किया करती थी और वो चीज ला कर देना उसका आखिरी काम था। अब राइली उसे वो बॉक्स दिखाती है जिसे देखते ही वो बोलती है कि इसे किसने ओपन किया क्योंकि ये अपने फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं है, यानी कि अपनी पहली फॉर्म में नहीं है। और राइली अपने भाई के बारे में बताती है जिस पर वो पहले ही बोल देती है कि मैडम मर चुका है और राइली को वो लोग दिख रहे होंगे जो कि रोलन को भी दिखा करते थे जिन्हें वो एंजल्स बुलाया करता था और उसकी मौत हो गई और अगर ये चीज राइली के पास रही तो वो भी मारी जाएगी या फिर उसके साथ में कुछ बहुत ही बुरा होगा और वो उससे उस बॉक्स को लेने लगती है ताकि वो उसको बचा पाए। लेकिन राइली उसको वो बॉक्स नहीं देती और छीना झपटी में वो बॉक्स एक बार फिर से अगले स्टेप पर सॉल्व हो जाता है और उससे ब्लेड निकलता है जो कि सरीना को लग जाता है और अब ड्राइवर राइली को लेकर वहां से चला जाता है और कार में हम देखते हैं कि वो बॉक्स फिर से अपने आप को चेंज कर रहा था, मीन्स वो अगले स्टेप पर चला जाता है। दूसरी तरफ सरीना की हाथ की ड्रेसिंग के लिए उसे एक नर्स दूसरे रूम में छोड़ जाती है लेकिन अब सरीना को भी यहाँ चक्कर आने लगते हैं और हॉस्पिटल की वॉल्स चेंज होने लगती है, यानी कि सेनोबाइट यहाँ पर आ गए थे। अब सेनोबाइट गैस उससे बोलती है कि उसे अभी बहुत टॉर्चर होना होगा और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो गैस है ना, ये पिछली मूवीज का ये एक रेफरेंस है, यानी कि जो पहले की हेल रेजर की जो मूवीज है उसके अंदर इसे देखा गया था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी हेल रेजर की सारी मूवीज को एक्सप्लेन करूँ तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, कसम से बहुत ही बढ़िया मूवीज है। खैर घर आकर रायली वॉइट के बारे में सर्च करती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो एक काफी अमीर आदमी था जिसे अकल्ट आइटम्स इकट्ठा करने का काफी शौक होता है, साथ ही साथ वो गैर कानूनी कामों में लगा रहता था। अब ड्राइवर उसे सरीना की डिसअपियरेंस के बारे में बताता है और वो बोलती है कि 6 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था जहाँ पर वॉइट के कुछ लोग अपने आप ही गायब हो गए थे और फिर कभी भी नहीं मिले और वॉइट भी गायब हो गया जिसे डेड घोषित कर दिया गया था। और इन सभी चीजों का लेना देना इस बॉक्स से है क्योंकि ये बॉक्स जब भी अपना शेप बदलता है तो उससे एक कट लगता है जिसके बाद में लोग गायब हो जाते हैं।
उसका यही कहना था कि जब से ये बॉक्स उसको मिला है तभी से उसको वो अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं और उन लोगों को व्हाइट के मेंशन में जाकर देखना होगा क्योंकि वहाँ से उनको कुछ पता चल सकता है। लेकिन ट्रेवर इसके लिए मना कर देता है और उस बॉक्स को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन रायली उसे ऐसा नहीं करने देती और अकेली ही वो बॉक्स को लेकर व्हाइट के मेंशन में चली जाती है क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढना था। उसे कहीं ना कहीं पता था कि उस बॉक्स के जरिए ही वो अपने भाई तक पहुंच सकती है। वो अब उस मेंशन तक पहुंच जाती है जिसमें चारों ओर कोई फ्रेमिंग या फिर केज जैसी लेयर्स बनी हुई थी, वो भी काफी स्पेसिफिक डिजाइन की, और इसका भी एक काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है मूवी के अंदर जिसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो अब एक विंडो से होकर मेंशन के अंदर चली जाती है और वहाँ पर उसको ढेर सारे स्विचेस मिलते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में भी देखे थे। इसको व्हाइट यहाँ पर कंट्रोल करता था। वो भी यहाँ की चीजों को कंट्रोल करने लगती है जैसे कि लाइट्स ऑन करना या फिर कीज को मूव करना, गेट्स को ओपन या फिर क्लोज करना एंड ऑल। अब वो व्हाइट के रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक डायरी में सब कुछ लिखा हुआ मिलता है कि वो क्या क्या देख पा रहा है। उसे सेनाबाइट्स दिखाई देते हैं और वो क्या होता है इत्यादि। व्हाइट ने बॉक्स के बारे में भी लिखा हुआ था कि उसके अंदर टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यानी कि 6 शेप्स होती हैं और हर एक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई एक चीज है जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम समझे तो सबसे पहली लाइफ है, सेकंड नॉलेज, थर्ड लव, फोर्थ है सेंसेशन, पांचवा है रेजरेक्शन और आखिरी है पावर। और इन सब का मीनिंग क्या है थोड़ी ही टाइम में हमको पता चलेगा। और इस बॉक्स को पूरा सॉल्व करने के बाद में यानी कि 6 कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट करने के बाद में गॉड के दर्शन होते हैं और ऐसा ही कुछ हमने मूवी की स्टार्टिंग में व्हाइट से सुना था। अब तभी उसे मैट की आवाज आने लगती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम के अंदर पहुंच जाती है जहां पर उसे मैट खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उससे कहती है कि वो उसके पास वापस आना चाहता है। वो अब इमोशनल होकर उसे हक करती है लेकिन मिरर में उसे मैट की बॉडी की पूरी स्किन निकली हुई दिखाई देती है, इससे वो बहुत ही डर जाती है और मैट वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉलिन, ट्रेवर और नोरा भी आ गए थे जिनको ट्रेवर यहाँ पर लेकर आया था, एज वो लोग यहाँ पर रायली के लिए काफी परेशान थे। अब नोरा और ट्रेवर बाहर चले जाते हैं और रायली कॉलिन को उस बॉक्स के बारे में समझाने लगती है जो कि उसने व्हाइट की डायरी से समझा था कि इस बॉक्स के अंदर 6 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और सबको सॉल्व करने के बाद में गॉड के दर्शन मिलते हैं जो कि हमारी किसी भी विश को पूरा करते हैं। और अभी इस बॉक्स के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशंस और बाकी हैं और हर एक कॉन्फ़िगरेशन पर ये बॉक्स किसी एक पर्सन को मार्क करता है जिसको सेनाबाइट्स अपने साथ ले जाते हैं सैक्रिफाइस के रूप में। और फाइनली जो भी इस बॉक्स को होल्ड करता है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर या फिर इसे पूरा सॉल्व करता है तो उसे दूसरी दुनिया का पोर्टल मिल जाएगा और वो किसी भी डिजायर या फिर विश को मांग सकता है गॉड से जो कि जरूर पूरी होगी। और वो लोग इस बॉक्स की हेल्प से मैट को वापस ला सकते हैं क्योंकि 6 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में विश में से वो रेजरेक्शन मांग सकती है। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कॉलिन को कुछ भी समझ में नहीं आता और साथ ही साथ वो इस पर यकीन भी नहीं करता क्योंकि उसने इस बॉक्स को एक्शन में नहीं देखा था। अब रायली उसे वो बॉक्स दिखाने लगती है और अब वो उसके बैग से गायब हो गया था। इधर ट्रेवर वॉशरूम जाता है और नोरा मेन हॉल में लगे हुए स्विचेस को देखने लगती है और एक स्विच से वॉल में छुपा हुआ सीक्रेट डोर ओपन होता है। वो उसके अंदर चली जाती है जिसके बाद वो लॉक हो जाता है। वो परेशान होकर मदद मांगने लगती है और अब तक ड्राइवर वापस आ गया था और वो उन स्विचेस से डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन अब तक कोई इस बॉक्स को अगले स्टेप पर सॉल्व करके उसके ब्लेड से नोरा को स्टैप कर देता है। और अब वो यहाँ पर भागते हुए मेन रूम में आती है और वो बॉक्स उसके ब्लड को सोख लेता है जिस पर रायली बोलती है कि उनको जल्दी ही नोरा को लेकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब उसे वो लोग ले जाएंगे यानी कि सेनोबाइट उसको लेने आने वाले हैं। और हम वॉल्स के पीछे छुपे हुए व्हाइट को भी देख पाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर व्हाइट आज तक जिंदा था यानी कि इस आदमी ने अपनी खुद की डेथ को फेक किया था। वो लोग अब कार की मदद से नोरा को लेकर वहां से निकल जाते हैं लेकिन रास्ता भटक कर इधर उधर जाने लगते हैं। साथ ही साथ अब बॉक्स भी अगली कॉन्फ़िगरेशन पर सेट होने लगता है और हम दूसरे रैलम के डोर को रोड पर ही ओपन होता हुआ देखते हैं और अब चलती हुई कार से ही डोर ओपन होता है और सेनाबाइट उसको पकड़ लेते हैं और हेल्प प्रीस्ट उसके पास आती है जो कि उसको टॉर्चर करने लगती है और उसकी स्किन को बॉडी से उखाड़ कर अलग कर देती है। और ये सब रायली मिरर के रिफ्लेक्शन में देख पा रही थी और वो डर से चिल्लाने लगती है। लेकिन अब तक नोरा भी गायब हो जाती है जिसको सेनाबाइट्स अपने साथ ले गए थे और उन्होंने उसके साथ क्या किया और बाकी लोगों के साथ वो क्या करते हैं ये हमने साफ साफ देख लिया है। वो उनका सैक्रिफाइस लेते हैं, उनको मार डालते हैं और उन्हें शायद से सेनाबाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो कार वाला सीन था ना ये काफी बढ़िया था, मतलब कि जो आधी कार होती है वो आगे निकल जाती है और जो पिछला वाला हिस्सा होता है जहाँ पर नोरा होती है वहां से वो दूसरा पोर्टल यानी कि सेनाबाइट्स का डायमेंशन ओपन होता है जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया था।
था। एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी के अंदर काफी सारे ऐसे बढ़िया सीन्स हैं, काफी हाई क्वालिटी ये मूवी लगती है। अब इससे होता ये है कि उन लोगों की कार क्रैश हो जाती है और वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे, परेशान हो गए थे, और ट्रेवर सलाह देता है कि उनको वापस मेंशन जाकर नोरा की कार लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वो कार वहीं पर रह गई थी। लेकिन कॉलिन ऐसा करने से मना करता है और उन लोगों की बहस होने लगती है। खैर, अब रायली इसी बीच उस बॉक्स को रिवर में फेंकने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके सामने हेल्प प्रीस्ट आ जाती है। वो उसको अपने बारे में बताते हुए ये बोलती है कि वो लोग सेंसेशन रेल्म के एक्सपीरियंस से भी आगे वाले एक्सप्लोरर्स हैं, और अब रायली इस बॉक्स के बाकी के कॉन्फ़िगरेशंस को पूरा कर ले और जो उसे चाहिए वो मिल जाएगा, यानी कि उसका भाई मैट वापस जिंदा हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बुरी मौत मरा था। लेकिन रायली यहाँ पर और लोगों को दाव पर लगाने से मना कर देती है, और अब हेल्प प्रीस्ट उसके हाथ के बॉक्स को चेंज करके उसकी ब्लेड से रायली को ही कटवा देती है। मीन्स अब वो मार हो गई है, और वो आगे बोलती है कि उनके पास रायली का ब्लड है और वो उसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं, और बॉक्स उसी के पास में वो छोड़कर जा रही है ताकि वो खुद की जगह किसी और को उन्हें सौंप दे एज अ सैक्रिफाइस, और इतना कहकर वो गायब हो जाती है। यानी कि अगर एक बार ये बॉक्स किसी ने शुरू कर दिया तो वो इससे पीछे नहीं हट सकता। ये जो सेनाबाइट्स हैं वो उससे जबरदस्ती इसकी कॉन्फ़िगरेशन को नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि आप किसी और को भी अपनी जगह मार्क कर सकते हो, और यहाँ पर इसका नाम हेल्प प्रीस्ट बिल्कुल सही दिया गया है। मतलब देख रहे हो कितनी ज्यादा क्रूअल है ये। खैर, अब ट्रेवर और कॉलिन भी वहाँ पर आ जाते हैं, और अब सेनाबाइट्स का डोर ओपन होने लगता है और वो उनके पीछे लग जाता है रायली को लेने के लिए, और वो लोग अब मेंशन तक आ जाते हैं और एक सेनाबाइट रायली के पीछे ही लगा रहता है और वो ट्रेवर के हाथ को घायल भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली ये थी कि वो कॉलिन को कुछ भी नहीं बोलता, जिसका रीजन सिंपल सा ये था कि यहाँ पर जो खून होता है ना वो रायली का था, और वो इसलिए ही उसके पीछे थे। यानी कि उस बॉक्स के अंदर जिसका भी खून होता है वो खाली उसके पीछे जाते हैं, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक कि आप उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करो, जैसा कि ट्रेवर यहाँ पर कर रहा था। अब तभी रायली को एक बात याद आती है कि वो नहीं तो कोई और उसकी जगह पर जा सकता है, और अब वो उसी सेनाबाइट को स्टैप कर देती है उसी पजल से, और अब वो अपने आप भी पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और हेल्प प्रीस्ट के इशारे पर उसको चेन्स जकड़ लेती हैं और बीच से खत्म कर देती हैं, यानी कि उसको पूरा चीर डालती हैं। और ये स्टेप भी पूरा हो गया था और बॉक्स अपनी अगली कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया था, जो कि बस लास्ट वाला होता है। यानी कि यहाँ पर खून किसी का भी चलेगा, चाहे वो सेनाबाइट भी हो सकते हैं, और अल्टीमेटली शायद थे वो पहले ह्यूमंस ही थे। तो सिंपल सा पढ़ना है भैया, यहाँ पर जिसका खून होगा उसी का सैक्रिफाइस लिया जाएगा। अब वो लोग घायल ट्रेवर को लेकर मेंशन के अंदर जाते हैं और सेनाबाइट्स उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन रायली स्विच से डोर्स को लॉक कर देती है जिससे वो लोग अंदर नहीं आ पाते, और इन केजेस में ही कुछ खास चीज है जो कि सेनाबाइट्स को रोक पा रही थी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनकी जो शेप है वो कुछ खास है। अब ट्रेवर को आराम करने के लिए छोड़कर वो दोनों दूसरे रूम में जाकर बात करने लगते हैं कि इस चीज को कैसे रोका जाए, और रायली का ये आइडिया था कि वो खुद को सेनाबाइट्स को सौंप देगी, जिससे सब कुछ रुक जाएगा और अब वो किसी को भी नहीं खोना चाहती। लेकिन कॉलिन भी यही कहता है कि वो भी रायली को नहीं जाने देना चाहता और वो कुछ और प्लान कर लेंगे। अब इधर ट्रेवर के पास में तभी वॉइड आता है जो कि उससे बोलता है कि उसने काम ठीक से नहीं किया, उसे सिर्फ उस बॉक्स को फीड करके वापस वॉइड के पास ही लाना था। और यहाँ पर ट्रेवर यानी कि शुरुआत से ही वॉइड के लिए काम कर रहा था, जिसका प्लान था इस बॉक्स को फिर से पूरा फीड करके अपने लिए एक नई विश मांगना। ट्रेवर उससे बोलता है कि बॉक्स रायले के हाथ में है और वो भी मार्क हो चुकी है, और भले ही चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन उनका काम पूरा होने वाला है। हम स्ट्रेंजली वॉइड की चेस्ट के आर पर निकला हुआ एक मैकेनिज्म देख पाते हैं, लेकिन ये वहां पर कैसे आया तो ये वो फाइनल टर्म में हमें पता चल जाएगा। और बॉक्स अब अपने आखिरी कॉन्फ़िगरेशन पर है, तो उनको बस थोड़ा सा वेट करना होगा, जिस पर वॉइड गुस्सा करते हुए ये बोलता है कि उसके पास वक्त नहीं है, उनको सब कुछ जल्दी करना होगा। यानी कि ट्रेवर का रायली की जिंदगी में आना, उसको वहां पर चोरी के लिए उकसाना, ये सारी चीजें एक प्लान थी। खैर, अब दूसरी तरफ रायली और कॉलिन एक प्लान बनाते हैं और मेंशन के बाहर जाते हैं, और उनका प्लान था एक सेनाबाइट को फंसाकर घर के अंदर लाना और उसको मार्क कर देना, जिससे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भी हो जाएगी और उनमें से कोई भी मरेगा नहीं। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। एक सेनाबाइट उनके पीछे पीछे घर के अंदर तक आता है, जो कि देख नहीं सकता था। उसकी आंखों के ऊपर उसकी खुद की ही स्किन लगी हुई थी, लेकिन वो बस आवाज पर रिएक्ट करता था, और वो लोग घर के अंदर उसे लाकर डोर्स लॉक कर देते हैं। लेकिन छोटी सी भी आवाज होने पर वो रायली के पीछे पड़ जाता है और वो भागती है, जिससे बॉक्स कहीं पर गिर जाता है और वो एक केज के अंदर जाकर ट्रेवर से केज बंद करवा देती है, जिससे वो सेनाबाइट वहीं पर फंस जाता है और उसके चेहरे की स्किन फटने से हम उसका भयानक चेहरा देख पाते हैं। अब वो जो बॉक्स था वो यहाँ पर उनके पास तो था नहीं। कॉलिन इस बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो सेनाबाइट को मार कर पाए, जो कि वहाँ पर गेट के अंदर फंसा हुआ था। लेकिन
लेकिन तब तक वॉइड वहां पर आ जाता है और उसके हाथ में ही वो बॉक्स होता है और वो कॉलिन को बुरी तरह से स्टैप कर देता है, जिससे कि अब वो मार को गया था। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वहां पर एक सेनाबाइट था जिसको वॉइड मार्क कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि शायद वो नहीं जानता कि यहाँ पर सेनाबाइट्स को भी मार्क किया जा सकता है और हेल प्रीस्ट उसका भी सेक्रीफाइस ले लेती है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वो एक प्योर ईविल आदमी है। कैरब वो अपनी चेस्ट की इस मैकेनिज्म के बारे में सबको बताता है और हमको 6 साल पहले का सच पता चलता है कि उसने उस दिन विश के रूप में अपनी लाइफ के अंदर सेंसेशन मांगी थी, लेकिन सेनाबाइट्स के लिए यहाँ पर सेंसेशन का मतलब सिर्फ पेन होता है और उन्होंने उसके अंदर इस चीज को फिट कर दिया जिससे अब उसकी बॉडी को पेन के रूप में सेंसेशन मिल रही थी। वो उसकी नर्व्स को खींचा करते थे और उसकी जान जा रही थी और यहाँ पर उनका यही काम है, चाहे वो कुछ भी ऑफर करे, लव, नॉलेज या फिर कुछ भी, वो सिर्फ पेन ही देते हैं और हम सब जानते हैं कि हेल के अंदर पेन ही रहता है। यहाँ पर वॉइट राइली के सामने ये भी रिवील कर देता है कि ट्रेवर उसके लिए ही काम करता था, जिससे राइली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। खैर अब उस बॉक्स की फाइनल स्टेज वहां पर आ जाती है और वो उसको ऊपर रख देता है और अब जो ब्लड होता है वो आसमान की तरफ जाने लगता है, यानी कि लेवाइथन गॉड के पास में, जो कि सीन काफी बढ़िया था और अब फिर से व्हाइट को एक विश मिलने वाली थी। अब राइली कॉलिन को भागने के लिए बोलती है, लेकिन व्हाइट के कहने पर ट्रेवर डोर्स और केज को ओपन कर देता है, जिससे सेनाबाइट्स अंदर आने लगते हैं और कॉलिन दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे कुछ सेनाबाइट्स घेर लेते हैं। अब जैसे ही सेनाबाइट्स अंदर आने लगते हैं तो व्हाइट केज को फिर से लॉक कर देता है और बोलता है कि उसने अब उन लोगों को फंसा लिया है और वो लोग उसको इस चीज से फ्री करे और अपने गॉड से ऐसा करने के लिए बोले, लेकिन अब तक राइली उस सेनाबाइट को नीचे से निकलकर बाहर आ जाती है और उस बॉक्स को उठाकर वहां से भाग जाती है। साथ ही साथ जाते जाते डोर्स ओपन कर देती है, जिससे हेल प्रीस्ट वॉइड के पास में आ जाती है। लेकिन वॉइड के पास में आप हिम्मत देख रहे हो कितनी ज्यादा है, मतलब लिटरली उसने यहाँ पर हेल प्रीस्ट समेत सभी सेनाबाइट्स को कैद कर लिया था और वो उनसे बोल रहा था कि वो गॉड से नेगोशिएट करे, जो कि काफी ज्यादा कोर और डेयरिंग है। खैर इधर कॉलिन को पकड़ने के लिए अब सेनाबाइट्स आ जाते हैं जहाँ पर गैस और बाकी सब थे और ट्रेवर कॉलिन को उन्हें सौंप रहा होता है, लेकिन तब तक राइली वहां पर आ जाती है और बोलती है कि बॉक्स उसके हाथ में है तो वो चूज करेगी कि यहाँ पर सेक्रीफाइस किसका होगा, जिस पर गैस भी अग्री करती है और वो किसी और को एज अ सेक्रीफाइस देने के लिए कहती है और तभी राइली ट्रेवर को उस बॉक्स से स्टैप कर देती है और उसको मार कर देती है। जो वायर्स कॉलिन को काटने वाली होती है वो ट्रेवर को जकड़ लेती है और उसको खत्म कर देती है, जो कि वो डिजर्व भी करता था राइली को धोखा देने के लिए। खैर इधर हेल प्रीस्ट से वॉइड रिक्वेस्ट करता है कि उसके अंदर से वो इस मैकेनिज्म को निकाल ले, इस पर वो कहती है कि गिफ्ट वापस नहीं होते, बस एक्सचेंज होते हैं और वो बदले में क्या लेना चाहेगा। इस पर वो बोलता है कि उसे इससे बेहतर कुछ और दे दो। हेल प्रीस्ट अब वॉइड के अंदर से उस मैकेनिज्म को हटा देती है और अब वो पूरी तरह से हील हो जाता है, यानी कि उसके चेस्ट में जो घाव था वो पूरी तरह से भर गया था और वो बोलती है कि वॉइड को हमेशा से पावर चाहिए थे ना, तो अब वो उसे लेवाइथन कॉन्फ़िगरेशन मींस पावर ग्रांट कर रही है और अब उस सेनाबाइट शिप से चेन्स आती है और उसे अपने साथ खींच लेती है, जिसके साथ ही हमें हेल प्रीस्ट का आइकॉनिक कोट सुनने को मिलता है कि वी हैव सच साइट्स टू शो यू। अब तभी राइली वहां पर आती है और हेल प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसने ही सारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली है और अब वो गिफ्ट की हकदार है। साथ ही साथ मैट भी उसको दिख रहा था, जो कि उससे कहता है कि उसे वो वापस मांग ले, लेकिन वो कहती है कि उसे समझ आ गया है कि उनके गिफ्ट का मतलब कर्स है और उसको खुशियां नहीं मिलेंगी बल्कि पेन ही मिलेगा और उसका भाई अब मर चुका है और वो इस चीज को अब एक्सेप्ट कर चुकी है, तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और हेल प्रीस्ट ही बोलती है कि वो उसे लाइफ ऑफर कर रही है, जिसके अंदर वो अब जिंदगी भर रिग्रेट करेगी उसने जो कुछ किया या फिर उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई है और वो इसी पेन में जीती रहेगी। जिसके बाद में वो बॉक्स जो होता है वो अपने पहली कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाता है और राइली कॉलिन के साथ वहां से बाहर निकल जाती है और अब सेनाबाइट्स भी वापस जा चुके थे। अब मूवी की एंडिंग सीन में हम सेनाबाइट्स के रेल्म के अंदर वॉइड को देख पाते हैं, जिसे टॉर्चर करके उसकी स्किन को यहाँ से वहां चीरा जा रहा था और ये कुछ और नहीं बल्कि उसको भी एक सेनाबाइट बनाया जा रहा था, जिसको शुरुआत में तो बहुत पेन होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसको कोई भी पेन महसूस नहीं होता और उसके अंदर पिन्स वगैरह लगने लगती हैं। और अब इसके बाद में उसका क्या होगा या फिर उसकी रैंक क्या होने वाली है, वो हेल प्रीस्ट के ऊपर रहेगा, उसके बराबर रहेगा या फिर उसके नीचे रहने वाला है, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। यानी कि फाइनली उसको पावर मिल गई थी जो वो चाहता था। इसी के साथ में ये हेल रेजर का रीबूट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हेल रेजर रीबूट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।